हेलो। आज के लेक्चर में देखेंगे डायनामिक्स ऑफ द रोटेशनल मोशन अलोंग द फिक्स्ड एक्सिस। जनरली जो भी हमारा डिस्कशन अभी तक था उसमें एक्सिस फिक्स थी, मतलब कि एक्सिस कहीं नहीं जाने वाली है। या तो एक्सिस को चेंज करने वाला टॉर्क या एक्सिस को चेंज करने वाला फोर्स नहीं है। उसी एजम्पशन के साथ हमारा रोटेशनल मोशन चलता है। बट ये थोड़ा सा एक हिस्सा है जो तुमको ये पता लगाने में हेल्प करेगा कि एक्सिस कब बदलती है या एक्सिस क्यों बदलती है। लट्टू टॉप है ना, इसको जब हम घुमाते हैं तो काफी देर तक तो ये सीधा ही घूमता है, फिर हमको लगता है या देखने को मिलता है कि ये ऐसा ऐसे वॉबलिंग कर रहा है। वॉबलिंग कहते हैं उसको, ऐसे 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 घूमेगा फिर फाइनली गिर जाएगा। तो एक्सिस क्यों चेंज हो जाती है उसका रीजन आइडेंटिफाई करेंगे। जनरली डायनामिक्स का मतलब यही है कि एक्सेलरेटेड, राइट, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो लीनियर एक्सेलरेशन हो, क्योंकि रोटेशनल मोशन है तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि एंगुलर वेलोसिटी को बदल रहा है। सो डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, वी नीड टू कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस which lie in the plane perpendicular to the axis as they result in the torque that will rotate the body। तो वही सारे फोर्सेस जो इस प्लेन में है, राइट, यानी ये ऐसे धक्का मारेगा इसी प्लेन में तो जाके ये बॉडी गोल घूमेगी। सो जो फोर्सेस, जैसे ये ऐसे इस एक्सिस पे गोल घूम रही है तो मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, तो ये जो फोर्स लगा रहा हूं दैट इज ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन, राइट। और इस फॉर्मूला के हिसाब से टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, बॉडी गोल घूमेगी। द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल गिव टॉर्क परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एंड वो लोग एक्सिस को टर्न करने की कोशिश करेंगे, लाइक स्पिनिंग टॉप, टिल्टिंग और ए जायरोस्कोप टर्निंग इट्स एक्सिस। दिस इज कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल टॉर्क। जनरली वो ग्रेविटी होता है। फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में भी मैंने एक वीडियो के थ्रू बताया था कि ग्रेविटेशनल टॉर्क जनरली एक्सिस को बदल देता है, चेंजिंग इट्स एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स डायरेक्शन, नॉट जस्ट इट्स स्पीड, रिजल्टिंग इन ए स्लो कॉनिकल वॉबल। सच टॉर्क इज गिवन ए स्पेशल नेम कॉल्ड एज प्रीसेशन। तो ये प्रीसेशन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस फिगर से इसको समझते हैं, राइट, कि जैसे ही ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका चेंज हुआ था इसके अलोंग, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग ये जो वेट एक्ट कर रहा है, यानी ये एक फोर्स हुआ, वेट इज ए फोर्स, राइट। अल्टीमेटली ये एक टॉर्क जनरेट करेगा और उस टॉर्क की वजह से एक्सिस चेंज होगा। वही ये सेंटेंस कह रहा है, द फोर्स विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। तो देखो यहां पर ये जो फोर्स है ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्सिस है, राइट। या तो इसका एक कंपोनेंट ले लो कि जो एक्सिस के अलोंग होगा और दूसरा इस तरफ होगा, इस तरफ नहीं, इस तरफ जाएगा। सो द फोर्सेस, राइट, which are parallel to the axis of rotation will give torque perpendicular to the axis. They will tend to turn the axis like a spinning top tilting or a gyroscope turning its axis. This is caused by the external torque. Generally वो external torque gravity होता है। अगर स्पेस में हो तो ग्रेविटी का कोई इशू नहीं रहेगा। Acting on the rotating body, changing its angular momentum vectors direction। जो भी एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जनरली एंगुलर मोमेंटम तो इस एक्सिस के अलोंग ही था, एंगुलर वेलोसिटी भी इस एक्सिस के अलोंग थी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इस एक्सिस के अलोंग था, बट एंगुलर मोमेंटम ये ग्रेविटेशनल टॉर्क की वजह से चेंज हो गया, रिजल्टिंग इन द वॉबलिंग और ए कॉनिकल वॉबल। फिर थर्ड पॉइंट, वी नीड टू कंसीडर ओनली दोज कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एज दे विल नॉट चेंज द एक्सिस। तो एक्सिस क्यों चेंज होता है? रीजन है उसका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में मे बी उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है बट डायरेक्शन बदल जाता है। एंगुलर मोमेंटम को बदलने वाला रीजन है कोई टॉर्क। एक टॉर्क तो वो था जिससे हमने लट्टू को घुमाया,
दूसरा टॉर्क है ग्रेविटी, वो टॉर्क एंगुलर मोमेंटम को बदल देता है। और टॉर्क के कैलकुलेशंस के लिए हमको चाहिए पोजीशन वेक्टर, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला ही है R क्रॉस F। तो कोई भी पोजीशन वेक्टर, राइट, अगर इस प्लेन में है तो एक्सिस फिक्स रहेगा, बट अगर इस प्लेन के बाहर जाता है कोई पोजीशन वेक्टर, राइट, या प्रेजेंट है या उसको लेकर हम कैलकुलेशन करते हैं, तब जाके जो एक्सिस है वो चेंज हो जाएगा। कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स along the axis will result in the torque perpendicular to the axis, hence they will try to change the axis। तो ऐसा कोई भी, जैसे ये वाला पोजीशन वेक्टर दिख रहा है, ये पोजीशन वेक्टर का हमको तो वही टॉर्क में इंटरेस्ट है जो कि प्लेन में है, बट इसका एक और कंपोनेंट मिलेगा along the axis। तो along the parallel axis ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये जनरली चेंज कर देगा एक्सिस ऑफ रोटेशन को। Components of position vector along the axis will result in the torque perpendicular to the axis and hence will try to change the axis। जनरली तो ये मैंने बताया कि भाई टॉर्क भी ऐसे इस एक्सिस के अलोंग, ओमेगा भी इस एक्सिस के अलोंग, अल्फा भी इस एक्सिस के अलोंग, एल भी इस एक्सिस के अलोंग, बट ग्रेविटी की वजह से, राइट, एक अलग टॉर्क एक्शन में आता है जो कि एंगुलर मोमेंटम को, डायरेक्शन को बदल देता है, इस वजह से बॉडी वॉबल करने लगती है। हाउएवर इसके बेसिस पे कोई न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस तो नहीं है, बट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास। सो फॉर एनी इंडिविजुअल पार्टिकल, तो जो भी हमने वो 4-5 पॉइंट डिस्कस किए, 4 पॉइंट्स, उसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि फॉर एनी इंडिविजुअल पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो। लीनियर मोशन में पैरेलल ही होता है। लीनियर मोशन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज, दोनों का डायरेक्शन सेम, पैरेलल। बट एंगुलर में जरूरी नहीं है ऐसा हो, और खास करके अर्थ पे खास करके जब कोई चीज गोल घूमती है तो ग्रेविटी ही वो वजह है जो उसके रेगुलर घुमाव को, राइट, उसके रोटेशन को चेंज कर देती है। खास करके ये लट्टू बेस्ट एग्जांपल है। कभी कभी देखा होगा पंखा भी घूमते हुए अचानक वाइब्रेट करने लग जाता है। रीजन यही है, ग्रेविटेशनल टॉर्क एक्ट करता है जिस वजह से एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बदलता है। अब क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड है पंखे की, तो वो और किसी एंगल पे घूम नहीं सकता है, वापिस अपनी जगह पर आने की कोशिश करता है रोटेशनल इनर्शिया की वजह से, बट उस कोशिश में हमको वो वाइब्रेट करता हुआ दिखता है। While angular velocity omega and angular momentum L usually point along the same axis, ये रेगुलर कंडीशन है कि जिसके बेसिस पे हमने अभी तक डिस्कशन किया, परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल प्लेन वाया राइट हैंड रूल से हमें पता चलता है। दे कैन पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम चीज है, थोड़े अलग तरीके से लिखी गई है, तुमको समझने में अच्छा रहे इसलिए। दे कैन पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, L नॉट पैरेलल टू ओमेगा इन ए कॉम्प्लेक्स रोटेशन। अब ये कॉम्प्लेक्स रोटेशन वही हो गया कि ग्रेविटी एक्ट हो रही है, especially for the non-rigid bodies or when a particle's position vector does not align with the rotational axis causing wobbling or vibration। और इसका रीजन एक ही है, ग्रेविटी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। वही चीज है, ये कुछ और वीडियोस है जो हमको ये हेल्प करने में, समझने में मदद करेंगे कि भाई एक्चुअली एक्सिस कैसे बदलता है। तो ये पढ़ो और वीडियो के साथ में को रिलेट करो। फॉर एनी इंडिविजुअल पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर आर नॉट नेसेसरीली पैरेलल, खास करके कॉम्प्लेक्स रोटेशंस में। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द लीनियर मोशन वेयर लीनियर मोमेंटम वेक्टर, ये जो पीछे लिखा हुआ था वही है, बट इसी चीज को अब तुम यहां पर को रिलेट करो
इस तरह का वॉबलिंग तुमने नोट किया होगा। जनरली एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, बट ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो वेट एक्ट हो रहा है वो एक्सिस को बदलने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली इस तरह का वॉबल देखने को मिलता है। फोन को भी जब हम उछालते हैं, राइट, तो कुछ अलग अलग एक्सिस के थ्रू हम उसको घुमा सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर अगर फोन ड्रॉ फोन के अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं तो लेट्स से ये फोन है, राइट, और रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। तो लेट्स से ये फोन है, राइट, ऐसा है। अब इस फोन को कितनी तरीके से तुम घुमा सकते हो? तो एक एक्सिस हो गया ये वाला, लेंथ अलोंग, राइट, दूसरा एक्सिस हो गया ब्रेड्थ अलोंग, और तीसरा एक्सिस हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला। ऐसे परपेंडिकुलरली घुमाओ। तो इन तीनों एक्सिस में ये जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस है, उस एक्सिस को हम कहते हैं इंटरमीडिएट एक्सिस। तो जनरली जो हॉरिजॉन्टल अलोंग द लेंथ एक्सिस है, अलोंग द ब्रेड्थ जो एक्सिस है, इन दोनों के अलोंग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम मिलेगा तुमको अलोंग दिस एक्सिस, मिनिमम मिलेगा अलोंग दिस एक्सिस, और इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटरमीडिएट मिलेगा। तो जनरली ये इंटरमीडिएट एक्सिस जो है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इंटरमीडिएट है, तो फोन को अगर वैसे घुमाने के ट्राई करोगे, ऐसे ऐसे इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, तो देखो ये इसमें कैसा वॉबलिंग हो रहा है। ये इस वीडियो में दिख रहा है, ऐसे घुमाया है तो ये हवा में ही अपना डायरेक्शन बदल लेता है। देखो कैसे डायरेक्शन बदल रहा है। तो इस चीज को हम कहते हैं वॉबलिंग। सेम वे ये चेक नट भी है। सबसे पहले जब डिस्कवरी हुई थी इस इंटरमीडिएट एक्सिस की या वॉबलिंग की, तो ये स्पेस में किसी एस्ट्रोनॉट ने ये बटरफ्लाई नट ओपन किया, विंग नट ओपन किया और छोड़ दिया। तो उसने देखा कि विंग नट गोल गोल तो घूम रहा है, बट साथ साथ में अपना डायरेक्शन भी चेंज करते जा रहा है। सो रीजन यही है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बदलता है, और खास करके जब चीज को हम इंटरमीडिएट एक्सिस के अलोंग घुमाते हैं, तब जाके वॉबलिंग या ऐसा डायरेक्शन चेंज वाला फिनोमिनन ध्यान में आता है। नेक्स्ट है रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन मतलब रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन में भी है। सिंपल एग्जांपल है इसका, व्हीकल के टायर्स रोलिंग मोशन में है, गोल भी घूम रहे हैं, सीधे भी जा रहे हैं। तो क्या खासियत है रोलिंग मोशन की, या क्या पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने चाहिए, राइट? तो पहला तो ये फिगर बहुत क्लियरली तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि रोलिंग मोशन के केस में प्योर रोटेशन, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी, दोनों ही एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। यहां पे अगर कोई पॉइंट ले लो तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहां पर कोई पॉइंट ले लो तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, जस्ट टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी, वही है। ये प्योर रोटेशन है कि सिर्फ वो गोल घूम रहा है। अब प्योर ट्रांसलेशनल, गोल तो नहीं घूम रहा है, सीधा जा रहा है। सीधा जा रहा है मतलब हर पॉइंट के पास एक ही वेलोसिटी है, दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग। ये एक ही वेलोसिटी है, बट रोटेशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, मतलब ये दोनों चीजें ऐड हो जाएगी। अब दोनों चीजें ऐड होती है तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखो, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, वहां पे वेलोसिटी हो जाती है 0। टॉप मोस्ट जो पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी हो जाती है डबल, और ये लीनियर वेलोसिटी में से फिर आप एंगुलर वेलोसिटी ढूंढ सकते हो।
सेंटर ऑफ मास यानी या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग कह दो तो वेलोसिटी रहती है VCM, यानी जो दी हुई थी वही। तो रोलिंग मोशन में ये पॉइंट्स याद रखने हैं। प्योर रोटेशन में वेलोसिटीज, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटीज, रोलिंग मोशन में वेलोसिटीज। फिर द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयरिकल बॉडी रोलिंग ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग हैज टू वेलोसिटीज, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। सिंपल, कोई भी बॉडी अगर रोलिंग में है तो उसके पास ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टू द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। टॉप मोस्ट पॉइंट यहां पर वेलोसिटी है 2 VCM। फिर उसको चाहो तो एंगुलर टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। तो कोई भी बॉडी रोलिंग में है यानी उसके पास में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। कितनी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ I⍵²। और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये बेसिक है, इसको थोड़ा हम मॉडिफाई करके कुछ और कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस सी, इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय mr² और ओमेगा v is equals to r ओमेगा, ओमेगा विल बी गिवन बाय v²/r²। तो एक r कैंसिल हो जाएगा, दोनों r² I को एज ए mk² सब्स्टिट्यूट करना है। सो I राइटिंग एज mk², क्योंकि पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट के लिए mr² आएगा। अगर ऑब्जेक्ट की कोई ज्योमेट्री है, सिलेंडर है, कोन है, तो उसके लिए जनरल mk² सब्स्टिट्यूट करते हैं और ओमेगा की जगह पे v/r का स्क्वायर। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं दोनों एडिशंस को, तो वी गेट हाफ m, राइट, v² कॉमन 1 प्लस k²/r²। सो ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी अंडर ए रोलिंग मोशन। अब इस इक्वेशन में k की अलग अलग वैल्यूज रहती है डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो सब्स्टिट्यूट करके राइट तुम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले कि भाई फॉर सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए सॉलिड सिलेंडर के लिए mk² इज इक्वल टू, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr²। तो हाफ mr² के साथ कंपेयर करें तो k²/r² की वैल्यू मिलेगी 1/2, राइट। एंड गोइंग बाय द फॉर्मूला ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ mv², 1 प्लस k²/r², टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो k²/r² की जगह पे अगर हम हाफ सब्स्टिट्यूट कर दे तो सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ mv² ब्रैकेट में 1 प्लस हाफ, सो 3/2 यानी 3/4 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी आएगी सॉलिड सिलेंडर या तो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, राइट। फिर सपोज होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर के लिए mk² विल बी इक्वल टू 3/4 mr², राइट। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
होलोस्फीयर का है 2/3 mr²। तो इसमें भी k²/r² की वैल्यू मिलेगी हमको 2/3। सो एज पर दिस काइनेटिक एनर्जी अगर हम ढूंढे होलोस्फीयर की तो हाफ mv² ब्रैकेट में 1 + 2/3 यानी 5/6 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगी जब होलोस्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m रोल हो रहा है। फिर सॉलिड स्फीयर के लिए कैलकुलेट करें तो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहना चाहिए, तो k²/r² मिलेगा 2/5। सो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ mv², 1 + 2/5। सो ये हो जाएगा 5 + 2 7/10 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी आएगी सॉलिड स्फीयर की। और फिर होलो सिलेंडर है तो होलो सिलेंडर बोल दो या सर्कुलर रिंग बोल दो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता है mr²। सो k²/r² की वैल्यू आएगी 1 एंड फ्रॉम दिस द काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv², 1 + 1 यानी काइनेटिक एनर्जी आएगी mv²। सो दिस इज हाउ you can calculate the kinetic energies of the various bodies undergoing a rolling motion. Next है motion of a cylinder rolling without slipping। अब चाहे सिलेंडर ले लो या स्फीयर ले लो, हर किसी के लिए डिराइव कर सकते हो, बट ये सिलेंडर के लिए डिराइव किया है। सो ये फोर्सेस का रिजोल्यूशन है वेट mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। mg को रिजोल्व करेंगे तो इंक्लिनेशन एंगल के हिसाब से ये वाला आएगा mg cos थीटा एंड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स के बिना तो रोलिंग होगा ही नहीं, राइट। स्लाइड में बैठते हो तुम, रोल नहीं होते हो, स्लाइड हो जाते हो, स्लिप हो जाते हो, तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो रोलिंग नहीं होगा। माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश करो या उतरने की कोशिश करो, रोल हो जाते हो, क्योंकि उबड़ खाबड़ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो रोलिंग हो जाता है। सो लेट्स सी हियर। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा mg sin थीटा, राइट, जो ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आ रहा है, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही हमको गोल घुमा रहा है, ये ध्यान रखना है। गोल घुमाने का रीजन यही है फ्रिक्शनल फोर्स। गाड़ी का पहिया भी गोल घूम रहा है क्योंकि पहिए और रोड के बीच में फ्रिक्शन है। सो क्योंकि गोल घूम रहा है तो जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, राइट, वो टॉर्क मिलेगा R क्रॉस F। फ्रिक्शनल फोर्स है तो F लिख देते हैं, राइट। बट टॉर्क का फॉर्मूला भी है कि गोल घूम रहा है तो टॉर्क हो जाएगा I अल्फा। अब मैंने कहा कि तुम चाहे सिलेंडर ले लो या स्फीयर ले लो, उसका जो I है वो सब्स्टिट्यूट करके भी तुम आगे डिराइव कर सकते हो। सो कंपेयरिंग दिस टू टॉर्क्स, अल्फा को हम सब्जेक्ट बनाते हैं कि भाई एक्सेलरेशन कितना होगा अगर बॉडी रोल हो रही है तो। सो I अल्फा विल बी इक्वल टू R इंटू F। R इज द रेडियस ऑफ द बॉडी जो रोल हो रही है। सो अल्फा विल बी इक्वल टू RF बाय I, राइट। F नेट यानी MA, F नेट वाली इक्वेशन में से mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स का इक्वेशन या वैल्यू उसकी सब्स्टिट्यूट करें
तो उसकी आएगी उसका सब्स्टिट्यूशन आएगा आई अल्फा बाय आर, क्योंकि सब लीनियर वेरिएबल्स के टर्म्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अल्फा को अगर लीनियर एक्सेलरेशन ए से सब्स्टिट्यूट कर दे तो आई ए बाय आर स्क्वायर, एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर, राइट। नेट एक्सेलरेशन ही ढूंढना है, एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन कॉमन निकाल दे तो इक्वेशन मिलेगा एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विच इज रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। और आई को अगर हम एम के स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर दे तो एक और फॉर्मेट में हमको इक्वेशन मिलेगा, दैट विल बी एम प्लस एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मास एलिमिनेट हो जाएगा, सो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो दोनों में से जो भी इक्वेशन यूज करना चाहो कर सकते हो, राइट। अब इसमें वही सेम चीज जो प्रीवियसली हमने किया कि भाई सॉलिड सिलेंडर के लिए, सो सॉलिड सिलेंडर के लिए आई की वैल्यू है हाफ एम आर स्क्वायर, राइट। ये जनरल था। अब हम सिर्फ सिलेंडर के लिए कह रहे हैं, तो फॉर सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज हाफ एम आर स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे तो एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल, एम भी कॉमन होके कैंसल हो जाएगा, सो वो हो जाएगा 2/3 जी साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन होगा सॉलिड सिलेंडर का जब वो रोल हो रहा है किसी इंक्लाइंड प्लेन से। और इसी तरीके से अगर आई की वैल्यू ये स्फीयर के लिए ले लो या सॉलिड सिलेंडर के लिए ले लो तो सेम ही मिलेगी। सेम मतलब एज पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स का कैलकुलेशन करें कि भाई फ्रिक्शन कितना एक्ट हो रहा है। सो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए F विल बी इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर, तो एक ही जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं 2/3 जी साइन थीटा, राइट। और क्योंकि हम सॉलिड सिलेंडर के लिए ले रहे हैं तो आई आएगा उसका हाफ एम आर स्क्वायर 2/3 जी साइन थीटा। और इसमें से सिंपल कंक्लूजन ये मिलता है कि एफ की वैल्यू है जी साइन थीटा बाय 3। तो क्या कंक्लूजन, ये फ्रिक्शनल फोर्स मिला हमको जो इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है। अब इसमें से ये हमको क्लियरली और एक चीज पता चलती है कि भाई जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि बॉडी को घुमा रहा है, राइट, वो वाला फोर्स ग्रेविटी से कम है। तो अल्टीमेटली फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी कितनी? सो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, राइट। एफ इज इक्वल्स टू म्यू बाय आर, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू बाय आर टेन थीटा। म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाय आर, म्यू बाय आर नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू इज इक्वल्स टू एफ बाय आर। एफ की वैल्यू है जी साइन थीटा बाय 3, ये हमारे सॉलिड सिलेंडर के लिए, और आर की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, राइट। सो जी जी कैंसल, अल्टीमेटली एफ के अंदर एम आएगा, एम लिखना भूल गया यहां पर, एम आएगा, एम भी कैंसल हो जाएगा। सो म्यू मिला
1/3 tan थीटा। सो अगर म्यू की वैल्यू ये सेटिस्फाई होती है तो ही वो रोल करेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, अदरवाइज नॉट। Once again, rolling down the inclined plane, net force will be equal to mg sin theta minus frictional force F, right? फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क जनरेट करेगा, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे R क्रॉस F, टॉर्क ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आई अल्फा से, दोनों को कंपेयर करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा, अल्फा मिलेगा। हमको लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए तो अल्फा को लीनियर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर दिया, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमको लीनियर एक्सेलरेशन मिल गया। क्योंकि हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर लिया था तो उसके आई की वैल्यू रखते हैं, राइट? तो उस हिसाब से हमको सिलेंडर के लिए एक्सेलरेशन मिलेगा 2/3 g sin थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है। देन नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ रोटेशनल मोशन करस्पॉन्डिंग टू न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के भी 3 लॉज हैं। बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशन अबाउट ए गिवन एक्सिस अनलेस an external torque is applied on the body। मतलब रोटेशन डिस्टर्ब होगा अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट हो रहा है तो, अदरवाइज कांस्टेंट रोटेशन होता रहेगा। अर्थ पे नहीं, स्पेस में। अर्थ पे तो फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाएगी, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमको जस्ट इक्विवेलेंट फोर्स देते रहना पड़ेगा सो दैट वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमती रहे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क अप्लाइड। ये भी हमने देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क अप्लाइड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। When rigid body exerts a torque on another rigid body B in contact with it, then body B would exert an equal and opposite torque on the body A। मतलब एक चीज घूम रही है, दूसरी चीज से टकरा रही है, मतलब ये अपना टॉर्क उस चीज को दे रही है, तो इसने भी ये टॉर्क एक्सपीरियंस किया, बदले में ये भी उतना ही टॉर्क इस सामने वाली बॉडी को देगी। उसको समझने के लिए तुम 2 लट्टू घुमा के देख सकते हो, जब वो टकराते हैं तब तुम्हें ये एक्सप्रेशन क्लियर होगा। एनालॉगी बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन बहुत क्लियर होना चाहिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर वेलोसिटी ds by dt, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा d थीटा by dt, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर मोशन में मास इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, यहां पर आता है टॉर्क, यहां पर है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, यहां पे वर्क डन आता है टाउ थीटा से। फिर पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी, टॉर्क इंटू ओमेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो हमने डिस्कस किए। फिर ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वर्क काइनेटिक एनर्जी थियरम सेम है, वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन जो कि एंगुलर टर्म्स में कुछ ऐसे चेंज हो जाते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड कुछ ऐसे बदल जाता है एंगुलर टर्म्स में। सो ये था रोटेशनल मोशन, राइट? रिवाइज करो अच्छे से, लिख के प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। बाय बाय।